बच्चों क्लास 12th के लिए आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने आप लोगों ने डेफिनेटली इसको पढ़ा भी होगा। आप कुछ लोगों ने बहुत सारे कंटेंट्स देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, केमिकल रिएक्शंस को आपने कितनी बार समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो क्यों होता है? अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कितने एक्सटेंट तक होगा, कितनी देर ये रिएक्शन चलेगा, क्लियर है। और अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी रेट क्या होगी, राइट, किस स्पीड पे होगी, किस वेलोसिटी पे होगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कोरिलेट करते हुए आज हम जो चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में, आज हम इन्हीं चीजों को समझेंगे। और आपको पता है दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, और हमें इन्हीं चीजों को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करके और सबसे पहले इन्हीं चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले हमारी आदत क्या है, आपकी भी वही आदत होगी, एक समय मेरी भी वही आदत थी, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। यहां पे सपोज करो आपके सामने कोई दो एलिमेंट्स हैं a प्लस बी, मैंने क्या लिखा, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं a एंड b, राइट। इनका आपस में हमने जैसे ही प्लस लगा के लिखा, हर बच्चे यहां पे तुरंत में प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं। क्या चाहते हो आप कि तुरंत में आपने यहां पे प्रोडक्ट लिख दिया। सबसे पहली जो चीज, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखो तो एक चीज सोचो कि ये जो गिवन रिएक्शन है, ये जो आपने जो रिएक्टेंट्स जो आपने साथ में लिए हैं, क्या ये आपस में रिएक्ट कर भी सकते हैं या नहीं भी, क्लियर है। जरूरी तो नहीं कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को साथ में ले लो आपस में रिएक्ट ही कर जाए, ये तो जरूरी नहीं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आती है वो ये आती है, जो रिएक्टेंट्स हमने साथ में लिए हैं वो रिएक्ट करेगा भी या नहीं, क्लियर है। क्योंकि हम जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तभी हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आता है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो आपका यहाँ पे रिएक्शन कहाँ हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज हमें ये समझनी है, ये रिएक्टेंट्स जो भी हो, आप जो भी ले रहे हो, वो रिएक्ट करेंगे भी या नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को जो हम लोग यहाँ पे समझते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलोगे बच्चों, फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या बोलोगे, फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखो एकदम आसान भाषा में बोलूं कि मतलब ये जो रिएक्शन है होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। इसी को हमने इंग्लिश में क्या लिख लिया, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फाइन। तो फिजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, हो सकता है आपको याद भी हो। किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी मतलब जो गिवन रिएक्शन है पॉसिबल भी है या नहीं, कैसे चेक करेंगे आप। तो अगर आप थोड़ा सा खुद को रिवाइंड करो, थोड़ा सा खुद को पीछे लेकर जाओ तो आपको पता लगेगा, अगर आपको ध्यान हो तो वहां पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने जी का टर्म पढ़ा होगा क्लास 11th में इन द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ा होगा बच्चों, ज्यादा आपको अगर ध्यान हो, गिब्स फ्री एनर्जी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, कैसे चेक करेंगे, अगर किसी रिएक्शन में आपकी अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 का क्या मतलब, नेगेटिव, राइट। लेस देन 0 का क्या मतलब होगा, मतलब 0 से कम। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल। क्या होगा बच्चों, क्या बोलोगे, फिजिबल। फिजिबल कहने का क्या मतलब बोलना चाह रहा हूं मैं, रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल। हाँ, अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हमारा रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर हमने चेक कर लिया, जो गिवन रिएक्शन है पॉसिबल भी है या नहीं है। कौन से पॉइंट से हमने चेक कर लिया, डेल्टा जी की वैल्यू हमने चेक करी और हमने बता दिया कि भैया जो गिवन रिएक्शन है पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट को हमने समझ लिया। अब यहां पे जो दूसरी पॉइंट आती है, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो दूसरी पॉइंट जो आती है, क्लियर है, आई थिंक आप सबको दिख रहा है। देखो जरा, दूसरी पॉइंट फिजिबिलिटी के बाद जो हम लोग चेक करते हैं, वो पॉइंट हम लोग चेक कर रहे होते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या चेक करते हो बच्चों, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट का क्या मतलब है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक्सटेंट से हम कहना चाह रहे हैं कि जो रिएक्शन वो कितनी देर चलेगा, क्लियर है।
कहां तक चलेगा। एक्सटेंट का क्या मतलब है, सिंपल ऐसे समझो कि जो रिएक्शन है वो कितनी देर चलेगा, कहां तक चलेगा, कब तक होगा, इस चीज को हम लोग इस पॉइंट में चेक करेंगे। फिर से जरा खुद को रिवाइंड करो, क्लास 11th लेकर जाओ, ठीक है। वहीं पे आपने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है इन द चैप्टर ऑफ इक्विलिब्रियम, और वहां पे हम लोग कैसे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन को किससे चेक करते हैं बच्चों, केसी से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, केसी से। तो अब आपको एक चीज जरा यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग आ रही होगी, काश अगर क्लास 11th अच्छा होता तो 12th भी अच्छी होती। देखो जरा बात बात पे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास 11th में जाओ, रिवाइंड करो। तो सारे बच्चों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप केमिकल काइनेटिक्स को बहुत अच्छा करना चाहते हो क्लास 12th में, क्योंकि देखो चैप्टर तो छोटा है लेकिन स्कोरिंग पार्ट है, और इसके क्वेश्चन जो जेई और नीट में आते हैं बहुत अच्छे से आप कर पाते हैं। तो इसके बेसिक्स कहां लाई करते हैं, इंटायरली इन द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो वो पार्ट आप जरूर थोड़ा सा उसको जाओ और थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी सबके पास होगा, एनसीईआरटी पिक किया और यहाँ पे क्या करो, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम जो आपने पढ़ रखा है उनको हमें रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें चेक की। सबसे पहला किसी रिएक्शन में क्या देखा, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट हमने क्या चेक किया, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। वो किससे चेक किया, केसी से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कितनी देर में जो गिवन रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। केसी से क्या मतलब है, कितनी देर में वो इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, ठीक है। एंड द वेरी थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं, यहाँ पे अगर बच्चों हम लोग देखें थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं जो हमारे इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज, वो क्या है, दैट इज, थर्ड पॉइंट इज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या है बच्चों, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब यहां पे एक टर्म आ रहा है, सबसे पहले टर्म क्या आ रहा है, रेट। सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि रेट क्या है। रेट का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई क्वांटिटी, कुछ भी इस पूरे यूनिवर्स में विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है बच्चों, हम उसको क्या बोलते हैं, रेट। तो केमिस्ट्री में हमें यहां पे किससे मतलब होगा, यहां पे कितने टाइम में क्या रिएक्शन हो रहा है, मतलब हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, कितने देर में किस स्पीड पे हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, किस वेलोसिटी पे हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके और भी नाम हो सकते हैं, शायद आपको पता भी हो। एक नाम आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ द रिएक्शन। क्या बोल सकते हो बच्चों, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। थर्ड पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। सबके सब एक ही चीज है, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को समझने के लिए अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और वहां से हम लोग चीजों को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप सो शायद आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया, तो आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब जैसे सपोज करो आपने लिखा A प्लस बी से C प्लस डी फॉर्म हो रहा है। अब देखो बच्चों यहां पे मैंने लिखा C प्लस डी फॉर्म, और ऑब्वियसली हम डेल्टा G की वैल्यू चेक कर चुके हैं, रिएक्शन हो रहा है, तभी यहां पे हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि रिएक्शन होगा तभी हम रिएक्शन ही नहीं होगा तो रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहां पे कहने का मतलब यह है, इनिशियली अगर मैं बोलूं, इनिशियली मतलब जब आपका रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, उस वक्त क्या हुआ होगा, आपके सिर्फ और सिर्फ क्या रहे होंगे, ए और बी क्या रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पार्ट रहा होगा। क्लियर है बच्चों, क्या रहा होगा, रिएक्टेंट पार्ट रहा होगा, और यही दोनों आपस में रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, ये दोनों, इसके मॉलिक्यूल्स, इसके पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली इसकी जो अमाउंट रही होगी बच्चों, क्या रही होगी, 0, या फिर आप बोलोगे इनिशियली हमारा प्रोडक्ट क्या रहा होगा, एब्सेंट। प्रोडक्ट हमारा क्या रहा होगा, एब्सेंट रहा होगा, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ शुरू में हमारे क्या रहेंगे, रिएक्टेंट रहेंगे, और इसकी अमाउंट क्या रहेगी, 0। इतना आप सबको पता होगा। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता गया, पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करते चले गए, रिएक्ट करते चले गए, तो टाइम के साथ यहां पे देखो बच्चों, टाइम के साथ आपके पास क्या हुआ, किसी टाइम t1 पे इसकी जो अमाउंट है, इस दोनों रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है टाइम के साथ डिक्रीज होती चली जाएगी, और इसकी अमाउंट टाइम के साथ क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि यहां पे ये जो रिएक्टेंट्स है आपस में किस रेट पे, किस स्पीड से
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमें बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है, ठीक है। तो किसी चीज का जो रेट होगा तो ऑब्वियसली हम लोग यहां पे कैसे लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपने भी पढ़ रखा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है, हमारे पास ये है कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों हम लोग यहाँ पे किसके विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम लोग जब भी लेते हैं किस में लेते हैं बच्चों, हम लोग इसको लेते हैं मोलारिटी में। किस में हम लोग लेते हैं, मोलारिटी में। क्लियर है। अब जैसे एक छोटी सी चीज समझो, आपके पास क्या है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे लिख रहा हूं, चलो यहाँ पे लिख रहा हूं कि A क्या रहा होगा, किसी t1 टाइम पे इसका अमाउंट डिक्रीज होके A1 हो गया, और B का क्या हो गया, किसी t1 टाइम पे अमाउंट डिक्रीज होके क्या हो गया बच्चों, B1 हो गया। फिर उसी तरह t2 टाइम पे A1 का क्या आ गया, A2 हो गया, इसका क्या हो गया, B2 हो गया। तो आपने यहां पे क्या करना है, रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। आपको क्या करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या करोगे बताओ जरा, A के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे A2 माइनस A1, इसके लिए करोगे तो क्या बोलोगे B2 माइनस B1, और इसके रेट के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज क्या लिख दूं मैं, A के लिए डेल्टा A, और यहाँ पे टाइम टेकन क्या है, तो T1 से T2 आया तो आप क्या बोलोगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा T। उसी तरह अगर B के लिए जाओगे तो यहाँ पे इसके लिए जाओगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। लेकिन एक छोटी सी पॉइंट देखो, यहां पे टाइम के साथ इसकी अमाउंट कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो ऑब्वियसली आपको क्या पता है कि A2 इज लेस देन A1, तो ये भी नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली आपका B2 इज ऑल्सो लेस देन B1, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो बच्चों यहां पे रिएक्टेंट साइड से हमें प्रोडक्ट जब मिल रहा होता है, रिएक्टेंट साइड से हम जब रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हम लोग उसको बोल रहे होते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बोल रहे होते हैं, इसके लिए हमारे पास एक और नाम है, क्या बोलोगे बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ आई होंगी, ठीक है। इसी के बाद फर्दर नेक्स्ट क्लास में छोटे छोटे वीडियोस में हम बना के इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये काफी बेसिक पार्ट है, बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको क्लास 11th की चीजें थोड़ी बहुत ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।